तो ब्रोकर बोले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गिरते बाजार में अब ब्रोकरेज जो है वो कहाँ दाव लगा रहे हैं, किन स्टॉक्स में उनको एक बेहतर विकल्प दिख रहा है, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट के हिसाब से आज बढ़ते हुए भी दिखे हैं, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है और 1995 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनी AI का इस्तेमाल कर रही है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट रिस्क को घटाने के लिए, तो ये काफ़ी उनको पसंद आ रही है। स्थिति जो है काफ़ी फिजिबल लग रही है उनको। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो FY 25-30 में अगर आप देखें तो जो AUM है वो, और साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी दिख सकती है, ये इनका कहना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें टेक्नोलॉजी और AI से कंपनी को 100 मिलियन लोन के आसपास तक का एक स्केल बढ़ाने की उम्मीद दिख रही है यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पे AI से क्रेडिट लागत घटेगी, कामकाज में तेज़ी होती हुई दिख सकती है, और उनका ये भी कहना है कि बहुत कम NPA और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी ने बनाए रखा है यहाँ पर। रचित सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, ये बजाज फाइनेंस के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से ये लेवल्स आपको बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। टाइम टू कम हल्का सा रेजिस्टेंस आपको 1090 पे देखने को मिल सकता है। वंस इट क्रॉसेस दैट कंफर्टेबली आपको ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट इस रिपोर्ट को देख के डू यू नीड टू जंप द गन? तो मैं कहूंगा अगर लेना चाहते हैं तो ऑड 40% लीजिएगा, और रिमेनिंग 60 इट कम्स डाउन टू 988 या ऐसे लेवल्स पे आता है तो अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा, वेट करिएगा, टारगेट्स इजीली अचीव होते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुज़लॉन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और उन्हें जो है रेटिंग जो है ओवरवेट की दी है यहाँ पे, और टारगेट जो है वो 78 रुपीज़ का दिया है। अब इनका कहना है कि भारत में विंड जो यहाँ पे एडिशनल FY 26 में 6 गीगावाट तक पहुँच सकती है। यहाँ पे FY 27 में 8 से लेकर 9 गीगावाट, FY 28 में 12 गीगावाट तक ये स्थिति जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है कंपनी की। और यहाँ तक कि 2030 तक यहाँ पर जो है 100 गीगावाट तक के भी लक्ष्य की संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने जो मुख्य ड्राइवर के रीजंस बताए हैं, पहला देखिए सबसे बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस है, दूसरा इंट्रास्टेट बिड्स में कंपनी की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो CA&I सेगमेंट है यहाँ पर उसमें भी जो है डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। 40 गीगावाट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी जो है ऑपरेशनल हैं, जिसमें से आप देखिए 25 गीगावाट जो है अभी OEMs के ऑर्डर होने यहाँ पे बाकी हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए दूसरी जो यहाँ पे इंटरस्टेट बिड्स हैं वो भी यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, और इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स में डिले, एक थोड़ा सा जो रिस्क था वो भी यहाँ पे कम हुआ है, और जो क्षमता है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। राइट ऑफ को लेके थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर बना हुआ है यहाँ पे। रचित सर, सुज़लॉन को लेके क्या नज़रिया रहेगा? अभी 52 पर है, लेकिन उन्होंने बम्पर 78 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। देखिए, इसके लिए एक ही चीज मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिकली अगर आप किसी चीज को चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। ये भी एक फिल्मी डायलॉग है, बट आज पता नहीं क्यों आ रहे हैं। जी बहुत टाइम से इसकी मुहिम में लगा हुआ हूँ। फाइनली प्रदीप भाई ने भी मेरे कंधे से कंधा मिला लिया। अब ऐसा लगता है कि प्रदीप भाई को देखने के बाद पहले सिटी आया था, अब आपका मॉर्गन स्टैनली आ गया, सारे ब्रोकरेजेस आए जा रहे हैं, सब प्रदीप भाई के लेवल दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा उतना भी आ जाए तो कम से कम मेरे पाप धुल जाएंगे। बट जोक्स अपार्ट, रियल टर्म्स में कंटिन्यूसली वी आर सीइंग सप्लाई है 60-61 क्रॉस करेगा, 78 लेवल, 84 लेवल बहुत इजीली देखने को आपको मिलेगा। पेशेंस इज द की, और वो सप्लाई जोन जैसे ही खत्म होगा डेफिनेटली आपको ये अपसाइड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस रिपोर्ट से यहाँ पर सहमत स्थिति देखने को मिल रही है। कीन्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, और इन्होंने देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 7700 के यहाँ पे टारगेट्स दिया। पिछले कुछ समय में हमने पेन देखा है यहाँ पर कंपनी को साफ तौर पे। अब रिपोर्ट्स में भी वही चीज़ें बताई जा रही हैं। 4043 के देखिए मौजूदा भाव है, करीब करीब डबल है, ये मान के चल रहे हैं। 100% जो है यहाँ पर जो है स्टॉक होता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? इन्होंने कहा है कि कंपनी की जो अकाउंटिंग गलतियाँ हैं, अब उस चीज़ को इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियाँ नहीं हैं, और इसको इन्होंने कहें कि एक दरकिनार कर दिया है। कहा है कि जो डिस्क्लोजर है उसमें ज़रूर कमी थी, लेकिन इस तरह की नहीं है कि जिसको बहुत बड़ी गलतियां माना जाए। मैनेजमेंट की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है वो काफ़ी ठोस आया है, ये इनका मानना है। आरोपों के कारण निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है, ये बात फैक्ट है यहाँ पर। कंपनी में मजबूत कैश फ्लो है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, कैश सब्सिडी आने की संभावना है यहाँ पे, और उनका कहना है कि विश्वास वापस आने के लिए ऑडिटर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए ऑडिटर तो देखिए बदल गया, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो पूरी जानकारी जो निकल के आई, ऑडिटर को लेकर बोल दिया गया है कि यहाँ पे बदलाव होगा यहाँ पर। प्रदीप सर,
आपसे सलाह है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 12 सब्सिडीज हैं कंपनी की, 3 सब्सिडीज में जो है यहाँ पर जो रिसीवेबल्स को लेकर जो था वो दिक्कत आती हुई दिखी थी यहाँ पर, और उसको क्लैरिटी नहीं थी। कंपनी के सीएफओ भी निकल कर आए, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये जो है अकाउंटिंग की गलती है, उस तरह के हिसाब से गलती नहीं है, जो हम लोग आगे से सुधार लेंगे। क्या आप इन टारगेट से मानना है आपका कि ये जो लेवल्स है वो आ सकते हैं? सर देखिए, बेसिकली मेरा यहाँ पे व्यू यही है कि लास्ट 3-4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे आ रहा है। ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, बस एक पुल बैक आया है। 1 घंटे का एवरेज प्राइस भी देख रहा हूँ, उसके ऊपर भी अभी भी सस्टेन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पुल बैक है शॉर्ट टाइम में फटाफट आया है। सो मुझे लगता है कि एक हफ्ता क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस जोन से सपोर्ट लिया है बहुत एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट था और अच्छा खासा जोन से सपोर्ट लिया है 3780 800। इससे पहले भी हमने देखा है 17 फरवरी 18 फरवरी के आसपास मल्टीपल टाइम एक बार जो है सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। अगेन वो सेम जोन से स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 4000 के ऊपर अभी तो ट्रेड कर रहा है। 4000 के ऊपर अगर एक हफ्ता बने रहते टिके रहते तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक 4800 एंड 5000 अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी 4000 पे बैठ के 7700, और जहां पे स्टॉक ने इतना करेक्शंस दे दिया है, ऊपर से आप टॉप से कैलकुलेट करके देखेंगे 50% नीचे आ चुका है। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए इजी नहीं है कि 7000 का टारगेट अभी देना। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अभी तक है, आप डेफिनेटली बने रहिए। 3000, इनफैक्ट स्टॉक को मैंने एक बार 4950 5000 में सेल कॉल दिया था, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था। तो उसके बाद अगर फ्रेश बाई कॉल यहाँ पे नहीं है, बाई अगर करते हो बहुत रिस्की है। 3750 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। 4000 के ऊपर शर्त है ये 4000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी 7000 देख नहीं पा रहा हूं। अगर 4000 के ऊपर बना रहता है 4800 5000 आ सकता है जी। और देखिए यहाँ पे कोटक इक्विटीज़ की रिपोर्ट थी, और कई बार हमें यहाँ पे ब्रोकरेज को भी सराहना करनी चाहिए, सही समय पर सही रिपोर्ट देते हैं, और उसी के बाद देखिए किस तरीके से क्लैरिटी मिलती है निवेशकों को मिली थी, और स्टॉक जो है यहाँ पे गिरावट आई थी। अब आखिरी जो है स्टॉक की बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की सलाह दी है, 9400 के यहाँ पे लक्ष्य दिया। अब इनका ये कहना है कि हॉस्पिटल बिजनेस में कंपनी जो है हाई टीन्स ग्रोथ की उम्मीद दिखा रही है। हाई टीन्स यानी कि 14 से लेकर 19% के आसपास की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पे। FY27 में मार्जिन जो है नई कैपेसिटी रैंप अप के कारण जो है फ्लैट रह सकते हैं। FY27 तक आप ये देखिए, वित्त वर्ष 27 तक 25,000 करोड़ रेवेन्यू और 7% एबिटा मार्जिन का भी लक्ष्य जो है ब्रोकरेज ने दोहराया है। और भारत में जिस तरीके से अस्पताल बेड की भारी कमी है, उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो है संभावित ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और करीब करीब 4500 नए बेड जो है कंपनी मिड टीन्स ग्रोथ के हिसाब से जोड़ती हुई दिख सकती है, जिससे एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है। रचित सर, आखिरी सवाल इसके ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल को अगर आप बहुत क्लोजली देखते हैं ना, तो इसमें एक चीज आपको समझनी होगी, इट इज नॉट ओनली हॉस्पिटल। एंड वाई डू आई से सो, क्योंकि मेजोरिटी तो हमने देखे हैं स्पेस में जितने भी काउंटर्स है ना, वो हॉस्पिटल और उसी में है। इनका हेल्थ केयर सर्विसेज से 50% रेवेन्यू आता है। डिजिटल हेल्थ और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, अपोलो फार्मा आपने देखा होगा, हर गली नुक्कड़ में आपको मिल जाता है, 42% वहां से रेवेन्यू आता है। रिटेल हेल्थ और डायग्नोस्टिक से भी इनका 8% के करीब रेवेन्यू आता है। अच्छा, पेशेंट सर्विसेज, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेटिक्स, इंटरनल मेडिसिन, ये कोर है इनका। और ये कोर आप देख लीजिए, हमारे पूरे कंट्री में ना बेसिक यही प्रॉब्लम है। कार्डियोलॉजी, हार्ट, ऑन्कोलॉजी सबको पता ही है, उसके तो डिजीज का भी नाम ना लेना चाहिए, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो ये एक बहुत कंप्लीट पैकेज बनाने वाली कंपनी है। डेफिनेटली ये टारगेट्स आपको बहुत कंफर्टेबली आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं कहूंगा, अभी जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आपको थोड़ा सा और डाउन साइड आता है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक बार 66 60 तक के भी लेवल्स दिखा दे। वंस इट बाउंसेस बैक, डेफिनेटली वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, तो ये हमारा सेगमेंट था ब्रोकर बोले, जिसमें हमने तमाम स्टॉक्स कवर कर लिए हैं। आप दोनों गेस्टों का, दिग्गजों का, महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और हमें दिया, हमें लाभान्वित किया। सबसे पहले प्रदीप सर, आपसे डिस्क्लेमर और फिर मैं रजित सर के पास आता हूँ। ये जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो फिनेंशियल इंटरेस्ट। एंड जितने भी स्टॉक्स को लेके बात किया, हो सकता है ऐसे ही एडवाइस हम क्लाइंट को देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कॉल्स, कुछ स्टॉक्स क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है।
एंड जब भी आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली एक बार आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बहुत स्टडी करके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपको, रचित सर आपको, एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचित सर आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर। आज देखिए जो मार्केट कंडीशन हो रखी है ना, उसमें जब ये गुरुजी और महानुभावों वाली बात हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो सरकाज़म ज्यादा है। अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसे, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, बट वो मतलब दर्शकों की तरफ से भी आना ना गुरु, तो वो जो गुरु होते थे ना, गुरु घंटाल वाले, बट खैर एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किया उस मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल।